हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। हम लोगों ने हमारा एनएलएम चैप्टर फिनिश कर लिया, राइट। उसके ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस भी कर लिया, उसका रिवीजन भी कर लिया, पूरा चैप्टर हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। सो यू मेक श्योर कि भाई वो जो चैप्टर हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है उसको आप बार बार रिवाइज करते रहें और एनएलएम में स्ट्रॉन्ग बने, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, ग्रेविटेशन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे आने वाले कुछ लेक्चर्स में हम लोग ग्रेविटेशन को पूरा डिस्कस करेंगे। व्हाट इज दैट, व्हाट आर द लॉज, व्हाट आर द फॉर्मूलाज, राइट। ये सब कुछ डिस्कस करेंगे इंक्लूडिंग द रियल लाइफ एक्सपीरियंस यू हैव, ठीक है। तुम्हारे पास जो अभी तक रियल लाइफ एक्सपीरियंस है ऑलरेडी, उसको हम लोग जो है रिलेट करेंगे यूजिंग द फॉर्मूलाज, कि भाई फॉर्मूला से जो हम चीज़ समझ पा रहे हैं क्या वो असल जिंदगी में होती है। वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट, राइट। ये जो टॉपिक है ग्रेविटेशन, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्योंकि काफ़ी अच्छा वेटेज रखता है इन स्कूल एग्जामिनेशन, ऑल्सो द कॉम्पिटेटिव, राइट। जैसे कि एनटीएससी में बहुत अच्छा वेटेज रखता है, ग्रेविटेशन से काफ़ी जो है क्वेश्चन आते हैं, और उसके अलावा एनएससीजेएस में भी आते हैं, है ना। ये तो टॉपिक तो है, राइट। बट ये एनएससीजेएस में उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है। बट ये है कुछ ना कुछ वेटेज तो ये रखता है बेसिकली। So let's move on to the next one. If you want DPPN study material, you can access them through our Telegram channel. You can write the code TTB009 in the search box of the Telegram app. Then you can join the channel. You can access all the things you need. ठीक है, तो आप बिल्कुल access कर सकते हैं if you join our channel. ठीक है, अब देखिए ये जो टीम आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, दिस इज़ द ऑसम टीम विच इज़ हेल्पिंग यू अ लॉट, एंड हम लोग बहुत जो है मेहनत कर रहे हैं, है ना। और ये बहुत ही बढ़िया बात है क्योंकि आप हमारे लोग साथ हैं, राइट। डेफिनेट सी बात है, आप लोग स्टडी करेंगे, आप लोग एग्जाम्स क्रैक करेंगे, आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, तभी जाके हम लोगों का ये जो एफर्ट है ये यूजफुल हो पाएगा, राइट। सो लेट्स डू इट, मेक दिस यूजफुल, स्टडी फ्रॉम दिस एंड गेट योर मार्क्स वेरी गुड, राइट। तुम बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हो, ठीक है। अब देखो उसी श्रृंखला में हम लोगों ने तुम्हारे लिए कुछ पैकेजेस अरेंज किए हैं, राइट। और ये जो पैकेज हैं वो बेसिकली वैसे तो दोनों ही क्लास, वैसे तो सभी क्लासेस के लिए, राइट। 6 to 10 सभी क्लासेस के लिए। सो वी आर टॉकिंग अबाउट हियर ओनली 9 and 10। तो आपको क्या करना होगा, आपको हमारी वेबसाइट पे जाना होगा www.talkingtextbooks.in। ये हमारी वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। वहाँ पे जाने के बाद आपको 9 क्लास से रिलेटेड 2 पैकेजेस नजर आएंगे, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। सो देयर आर 2 पैकेजेस, वन इज द फुल, नेक्स्ट वन इज द टेस्ट सीरीज। जो फुल पैकेज है एक्चुअली में, ये फुल पैकेज आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, यू विल बी गेटिंग द स्टडी मटेरियल, यू विल बी गेटिंग द रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, यू विल बी गेटिंग होमवर्क सबमिशन फीचर, यू विल बी गेटिंग बाय वीकली क्विजेस अलॉन्ग विद द पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स। तो ये सब चीज़ें तुम्हें जो है मिलेंगी इन दिस होल पैकेज, ठीक है। और ये टोटल 10,000 का है, दैट इज़ वेरी मच लो अकॉर्डिंग टू दी कंपैरिजन, ठीक है। एंड जो हमारा टेस्ट सीरीज़ है जो कि मैथ्स एंड साइंस के लिए बेसिकली, तो हमारा जो टेस्ट सीरीज़ है वो है 3,500 का, और आप देख सकते हैं इसमें पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स हैं, रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस हैं एंड बाय वीकली क्विजेस है। ये चीज़ें तुम्हें टेस्ट सीरीज़ में अवेलेबल होंगी, ठीक है। अब देखिए अगर आप इन्हें बाय करना चाहते हैं देन यूज़ माई कोड, ठीक है, CY Live। इफ़ यू यूज़ दैट यू विल बी गेटिंग अ 30% डिस्काउंट, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा सही रहेगा। सो रिमेंबर दिस CY Live, वेन एवर यू यूज़ दिस कोड ऑन एनी ऑफ द पैकेज you buy from talkingtextbooks.in, you will be getting a 30% discount, right? That is the main thing actually. उसके अलावा भी if you have any query regarding these packages you can call us and the number is 919549041111, ठीक है। तो ये जो नंबर है you can definitely call us on this number if you have any query regarding these packages, ठीक है। तो चलो अभी हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज आवर लेक्चर 1 and we are going to study the first lecture of the gravitation. We will be talking about all the things necessary about gravitation and that is what Newton's law of gravitation, all right। चलो अभी तुम्हारा प्रॉमिस का टाइम आ चुका है, ठीक है। सो प्रॉमिस योरसेल्फ यू विल बी वाचिंग द होल लेक्चर, यू विल बी मेकिंग प्रॉपर नोट्स एंड यू विल बी रिवाइजिंग ऑन द डेली बेसिस। आपको डेली का डेली रिवाइज करना है, ये बहुत ज़रूरी बात है। 9 के कंसेप्ट बहुत बढ़िया तरीके से तुम रिवाइज कर लो, ठीक है, ताकि जब तुम 10th में जो है 10th का सिलेबस पढ़ोगे तो 9th का सिर्फ रिवीजन करना पड़ेगा,
ठीक है, मतलब पूरा पढ़ना नहीं पड़ेगा और वो भी तुम्हारे दिमाग में काफ़ी हद तक बैठ चुका होगा। तो तुमको 10th क्लास में जब तुम एनटीएससी के लिए फाइट कर रहे होगे, एनएससीजेएस के लिए फाइट कर रहे होगे, तो बहुत ज़्यादा तुम्हें जो है सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि चलो 9th तो हमने पहले ही कवर अप कर ली, उसके टॉपिक्स तो कम से कम स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, तो ये तुम्हें बहुत हेल्प करेगा नेक्स्ट चीज़ में। सो मेक श्योर कि आप 9th के सारे टॉपिक्स जो हैं वो पहले से ही अच्छे से 1 by 1 अच्छे से उनको स्टडी करके अपना स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है, उसके लिए आप बाई वीकली क्विजेस भी ले सकते हैं, उसके लिए आप दूसरी बातें भी ले सकते हैं। ठीक है, जो दूसरे हम लोगों ने आपके लिए बाई वीकली क्विजेस फ्री किए हुए हैं उनको अटेम्प्ट करो, बाकी सारे एग्जाम्स को अटेम्प्ट करो। ठीक है, तभी जाके जो है तुम्हें पता चलेगा। तो देखो अभी हम लोग अपना जो ग्रेविटेशन का टॉपिक है उसे स्टार्ट करते हैं। तो देखो मैं तुम्हें बताती हूँ, हम लोग जब पढ़ेंगे ना ग्रेविटेशन, तो हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं इस चीज़ की कि लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि ये देखो ये बहुत ज़रूरी बात है, लोग क्या सोचते हैं। वैसे तो ये हमारे नॉर्मल लाइफ में भी बहुत इम्पोर्टेंस रखती है, क्योंकि हम खुद से ये सोचने से पहले, मतलब हम अगर कोई भी स्टेप लेना चाहते हैं, उस स्टेप को लेने से पहले ही हम ये सोच लेते हैं कि लोग क्या सोचते हैं, राइट। तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी विडंबना है हमारे यहाँ पे। बट स्टिल हम लोग अभी क्या सोचेंगे कि पुराने लोग क्या सोचते थे। ठीक है, हम लोग अभी ये देखने वाले हैं कि भाई पुराने लोग क्या सोचते थे। तो देखो पूरी दुनिया जो है ना हमारी, सब ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे है, राइट। हम लोग जितने भी लॉज लेकर आ रहे हैं, ठीक है, जितने भी हम लोगों ने ह्यूमंस ने, ऑलराइट, आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस, तो हम ह्यूमंस ने जितने भी लॉज डिस्कवर किए हैं, इंस्ट्रूमेंट्स डिस्कवर किए हैं, मशीन डिस्कवर किए हैं, जो कुछ भी इंफॉर्मेशन हमने लिया है वो सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे है। वी ऑब्जर्व आवर सराउंडिंग्स, हम उनको ऑब्जर्व करते हैं और उसके बेसिस पे हम अपनी सोच बनाते हैं, हम लॉज बनाते हैं, राइट, अपनी थिंकिंग उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। सो पुराने लोग जो थे वो क्या सोचते थे वो मैं तुम्हें बताती हूँ। तो वो क्या सोचते थे, वो देखते थे कि भाई सूरज जो है वो ईस्ट से निकलता है, राइट, ईस्ट में निकलता हुआ ऊपर से आता है और वेस्ट में जाके छुप जाता है और रात में गुम हो जाता है। ठीक है, रात में फिर चंदा मामा आता है, वो ऐसे करके चलता है, राइट। तो देखो उन्होंने ये सोचा कि भाई ये हमेशा ईस्ट से निकलता है, वेस्ट में जाता है, तो मतलब रात के टाइम में क्या करता होगा, वेस्ट से ईस्ट में जाता होगा छुप के, हमें तो पता नहीं चलता, हमें तो दिखाई नहीं देता, तो मतलब कुछ तो ऐसा होता होगा। तो उन्होंने क्या धारणा बनाई, उन्होंने ये सोचा, उन्होंने समझा, फिर उन्होंने ऐसा बोला कि भाई इसका मतलब तो यही हुआ पक्का पक्का कि जो सूरज है वो धरती के चारों तरफ घूमता है, और वो भी कैसे, ऐसे, तभी तो ऊपर से हमको आता हुआ दिखता है ना। ये चीज़ उन्होंने सोची बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन, उन्होंने जो ऑब्जर्व किया उन्होंने वो चीज़ बताई कि भाई हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है, ईस्ट में आता है, वेस्ट में जाता है, पूरा ऐसा गोल चक्कर लगाता है, शाम को बिल्कुल नहीं नजर आता और अगले दिन फिर वापस से ईस्ट से निकलता है, तो मतलब रात के टाइम में वो वापस से ईस्ट पहुंच जाता होगा, तभी तो वो वापस से आता है। तो बेसिकली उन्होंने ये सोचा कि भाई अर्थ मिडिल में है और सन उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। ये चीज़ उन्होंने जो है देखी, जो उनको नजर आई, ठीक है, तो उन्होंने ऑब्जर्व की, सोचा, समझा। लेकिन उसके अलावा भी ग्रेट एस्ट्रोनॉमर्स हैं, बहुत सारे ग्रेट एस्ट्रोनॉमर्स हैं जिन्होंने इस बात की सच्चाई का पता लगाया, और उनमें से एक हमारे आर्यभट्ट हैं जो कि इंडियन एस्ट्रोनॉमर हैं। ठीक है, तो इन्होंने, आर्यभट्ट ने ये चीज़ बोली ऑन द बेसिस ऑफ हिज ऑब्जर्वेशंस दैट एक्चुअली में सन जो है वो मिडिल में है और अर्थ और उसके अलावा बाकी सारे प्लैनेट सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। ये चीज़ हमारे आर्यभट्ट ने बताई। ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोनॉमर्स हैं जिन्होंने धीरे धीरे करते करते, भाई मार्स कोई और प्लैनेट भी एग्जिस्ट करता है और वो भी रिवॉल्व करते हैं, तो धीरे धीरे करके जो हमारी थिंकिंग है, जो हमारी इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, वो बढ़ी, राइट। जो है फ्यूचर के लिए भी कि भाई सोलर सिस्टम होता है, उसमें बीच में सन होता है, चारों तरफ अपने अपने ऑर्बिट में प्लैनेट्स घूमते हैं, फिर प्लैनेट्स की डेफिनेशन डिसाइड हुई कि भाई जो अपने अपने ऑर्बिट में घूमता है। ठीक है, तो इस चीज़ को लेके बहुत सारे ऐसे इनोवेशंस हुए हैं, बहुत सारे ऐसे डिस्कवरीज हुई। ठीक है, उसके अलावा एक इंसान और था जो है टाइको ब्राहे। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्टडी किया, किस चीज़ को लेके स्टडी किया, इन्होंने स्टडी किया कि जो प्लैनेट मोशन करते हैं ना, ये किस रूल्स पे बेस्ड मोशन करते हैं। सन के चारों तरफ घूमते हैं वो बात ठीक है, बट ऐसी क्या चीज़ें हैं जिन्हें वो रेगुलर फॉलो करते हैं, कंटिन्यूसली फॉलो करते हैं। तो उन्होंने क्या किया,
प्लानिटरी मोशन को स्टडी किया, कैसे प्लैनेट्स मोशन करते हैं, ठीक है, क्या क्या जो है देखो अलग अलग ऑर्बिट है, राइट, तो वो अलग अलग ऑर्बिट में किस वजह से घूमते हैं, क्या उनका क्राइटेरिया है कि वो इस ऑर्बिट में इतना ही टाइम लेंगे, ठीक है, तो ये बेस्ड ऑन उन्होंने सब कुछ स्टडी किया, ठीक है, सब कुछ स्टडी किया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, नहीं इन्होंने नहीं, इनके जो प्यूपल थे उन्होंने किया, जिनका नाम है जोनासे कैप्लर। इन्होंने क्या किया, जोनासे कैप्लर ने और भी ज्यादा स्टडी किया और टाइको ब्राहे ने जितने ऑब्जर्वेशंस लिए थे ना, उन ऑब्जर्वेशंस को 3 लॉज में इन्होंने जो है फॉर्मुलेट कर दिया। तो जोनासे कैप्लर ने क्या किया, प्लैनेटरी मोशन के 3 लॉज दिए, ठीक है। तो ऐसे करते 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 न जाने कितने साइंटिस्ट लोगों ने बहुत सारी ऐसी बातें बताई कि भाई ये चीज़ें होती हैं एक्चुअली में, ही ऑब्जर्व द रियल थिंग। फिर हमारे लोगों की भी सोच बदली कि अच्छा ऐसा होता है, सन मिडल में होता है, प्लैनेट्स चारों तरफ घूमते हैं, सो वी गॉट द रियलिटी, है ना। स्टार्टिंग तो हमने इसी बात से थी कि हम क्या सोचते हैं ऑन द बेस्ड ऑफ आवर ऑब्जर्वेशंस, राइट, और फिर धीरे धीरे जब हमें पता चला कि नहीं हम तो गलत सोचते थे, असलियत तो ये है, फिर हमने उसको अपनाना शुरू किया। एंड दिस इज एक्चुअली एक रिजल्ट है या फिर यू कैन से एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस की हेल्प से ह्यूमंस इवॉल्व करते हैं, राइट। पुराने जो ह्यूमंस थे और अभी जो हैं उनमें बहुत डिफरेंस है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इवोल्यूशन, राइट। उन्होंने क्या किया, अपनी सोच के अकॉर्डिंग, अपने ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंग, तो धीरे धीरे सोच में बदलाव होता गया। एंड वी हैव सो मच थिंग्स लाइक, आप खुद से देखो कि हम लोगों ने मार्स पे अपने जो है सैटेलाइट्स भेजे हुए हैं, ठीक है, इवन सन के लिए हमने अपना जो सन प्रोब भेजा हुआ है, राइट। सो देखो ये सारे एडवांसमेंट्स हुए हैं जस्ट बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ दीज लॉज। इफ यू नॉट नोन दीज लॉज, अगर हम इन्हें नहीं जानते होते तो बेसिकली वो चीजें पॉसिबल ही नहीं हो पाती, राइट। सो वी हैव इवॉल्व फ्रॉम दैट ऑब्जर्वेशंस। इसी कैटेगरी में न्यूटन ने बताया था पहली चीज जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यू नो द बेसिक वन। ग्रेविटेशन चैप्टर के सबसे बेसिक स्टार्टिंग कहाँ से होती है, न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन से होती है। तो देखो न्यूटन ने क्या बोला, ये उन्होंने एक चीज बोली कि यूनिवर्स में जो बॉडीज प्रेजेंट हैं, नॉट ओनली अस बट द होल बीइंग्स और होल ऑब्जेक्ट्स जो कि यूनिवर्स में प्रेजेंट हैं, वो क्या करती हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट्स पे, आसपास में प्रेजेंट दूसरी ऑब्जेक्ट्स हैं उन पर फोर्स लगाती हैं, एंड दैट इज नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि यूनिवर्स में प्रेजेंट हर एक ऑब्जेक्ट, यूनिवर्स में प्रेजेंट हर दूसरी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाती है, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके अलावा उन्होंने लॉ में ये भी बताया कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसका नाम क्या दिया गया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसका दूसरा नाम है। तो तुम कंफ्यूज मत होना कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आर बोथ द सेम थिंग, बिकॉज है तो ये यूनिवर्सल, पूरे यूनिवर्स में अप्लाई हो रहा है, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट यूनिवर्सल। लेकिन क्योंकि न्यूटन ने भी दिया है तो इनका नाम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मेन चीज क्या है कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये एग्जिस्ट करता है। उन्होंने बताया कि हर एक बॉडी जो है दूसरे बॉडी पे फोर्स लगाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करें, इसका डायरेक्शन कैसे निकाले, वो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है उसकी हेल्प से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली लेट्स मूव ऑन टू दी न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। वो क्या स्टेट करता है, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ दैट लॉ, ठीक है। तो दिस इज द स्टेटमेंट, एवरी पार्टिकल अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल इन द यूनिवर्स विद अ फोर्स which is directly proportional to the product of the masses of the particles and is inversely proportional to the square of the distance between them, ठीक है। तो मतलब यूनिवर्स में प्रेजेंट एक ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में प्रेजेंट दूसरी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाती है, और ये जो फोर्स होता है वो इन दोनों ही बॉडीज का जो मास है उन दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एंड जो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये स्टेटमेंट जो है तुम नोट करो फटाफट। ठीक है, सो दिस इज द स्टेटमेंट एक्चुअली। और जो कि देखो मैं तुम्हें बताती हूँ, अगर तुम डायग्राम से ज्यादा अच्छे समझ पाते हो तो ये देखो कि मानो दिस इज अ बॉडी, ठीक है, जो कि यूनिवर्स में प्रेजेंट है, लेट्स से वैक्यूम में है ये बिल्कुल, ठीक है, और ये है दूसरी बॉडी, ठीक है,
इसका मास जो है m1 है, इसका मास जो है m2 है, और ये जो डिस्टेंस बोला गया है ना, वो डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक लेना है, इस बॉडी के सेंटर से, है ना, और दूसरी बॉडी के सेंटर, इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, दिस इज द डिस्टेंस, ठीक है। तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने बोला कि भाई इन दोनों बॉडी का जो मासेस है, इन दोनों का प्रोडक्ट अगर हम कर दें तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। साथ ही साथ क्या होगा कि भाई ये जो डिस्टेंस है, आर डिस्टेंस जो दोनों बॉडीज के बीच में है, वो कहाँ से कहाँ तक लिया हुआ है, एक बॉडी के सेंटर से दूसरे बॉडी के सेंटर तक इसको जो है नापा गया है, मेजर किया गया। तो दिस इज द लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यू डेफिनेटली, एंड दिस इज द स्टेटमेंट, ठीक है। उसके अलावा लेट मी टेल यू द मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर दैट, ठीक है, बढ़े आगे। सो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की तरफ चलते हैं हम लोग। सो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एक्चुअली में अगर हम बात करें, सो यू कैन डेफिनेटली सी दैट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द बॉडीज इज, सो दीज आर द टू बॉडीज, m1 मास की, m2 मास की। तो भाई जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा एक्चुअली में, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा दैट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू मासेस, ठीक है। दो बॉडी के बीच में अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों ही बॉडीज के जो मास हैं उनके प्रोडक्ट के, ठीक है। सेकेंड चीज, जो ये बात बोल रहे हैं वो है कि भाई ये जो फोर्स है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये एक्चुअली में स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इन दोनों बॉडीज के सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज आर, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं और उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो यू कैन सी हियर F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, ऑलराइट। नाउ लेट्स कंबाइन देम, कंबाइन कर लेते हैं हम उनको, ठीक है। यहाँ पे आज तुम्हें पता चलेगा एक्सप्रेशन। सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यहाँ पे हमने लिख दिया m1 m2, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। इन दोनों को मैं कंबाइन करूंगी, ठीक है, कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, सो व्हाट आई विल बी गेटिंग, देखो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा m1 m2, नीचे आ जाएगा r स्क्वायर। सो दिस इज द रिलेशन। अब जब हमें यहाँ से जो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है इसे हटाते हैं जब हम, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है। ये जो कांस्टेंट है उसे हम क्या बोलेंगे, g, कैपिटल G, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू राइट a gravitational constant, I will be telling you all about this, ठीक है। उसके बाद m1 m2 divided by r square. So this is the actual formula of the gravitation law of attraction, ठीक है। This is the actual formula. ये जो फॉर्मूला है यू विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है, आप इसी को यूज करोगे। सो टू बॉडीज के बीच में अगर आपको ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करना है, यूज दिस फॉर्मूला। फर्स्ट नो द मास ऑफ द बॉडीज, दिस इज अ कांस्टेंट, दिस हैज अ कांस्टेंट वैल्यू। तो अगर आपने एक बार इसे रिमेंबर कर लिया, यू विल बी राइटिंग दिस एवरीवेयर, ठीक है। और आर स्क्वायर, दो बॉडीज है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर तुम्हें पता होगा देन यू कैन कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हैं G इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एंड इज नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मतलब तुम इसको देखो, ये कितना, मतलब इसको रेस्पेक्ट देना है तुम्हें, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें इसे क्या करना है, रेस्पेक्ट देना है। क्यों रेस्पेक्ट देना है, क्योंकि ये जो G है ना, G ये है यूनिवर्सल, समझे। यूनिवर्सल का मतलब क्या, मतलब यूनिवर्स में जिन भी बॉडीज के बीच में हम कैलकुलेट करना चाहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, उनमें सबके लिए दिस वैल्यू विल बी द कांस्टेंट।
तो मतलब ये होल यूनिवर्स में इस जी का वैल्यू वुड बी अ कांस्टेंट। एनी बॉडी, अर्थ पे प्रेजेंट दो बॉडी की बात करो तुम, जुपिटर पे प्रेजेंट दो बॉडी की बात करो, जुपिटर और मार्स के बीच की बात करो, दो सोलर जो सिस्टम होता है उनकी बात करो, किसी भी बात करो, लेकिन यहाँ पे तुम्हें ये ध्यान रखना है, whenever you calculate the gravitational force between two bodies, there is this g which is constant for the whole universe, and इसी वजह से इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोला गया है। इसको थोड़ा रेस्पेक्ट देना है, ठीक है, क्योंकि कभी कभी काम बिगाड़ देता है। So you have to pay respect to this universal gravitation constant, and this is the same for the gravitational constant, अगर तो जो है वो totally same है हर body के लिए जो कि यूनिवर्स में प्रेजेंट है, ठीक है। सो मेक श्योर यू नोट दिस आउट, ठीक है, इनको फटाफट से तुम नोट कर लो। अभी हमने ये देख लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, ठीक है। अब क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसका वैल्यू पता होना चाहिए, और क्योंकि यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ठीक है, तो हम इसकी बात थोड़ी सी ज़्यादा करेंगे क्योंकि हम इन्हें थोड़ा रेस्पेक्ट देंगे, ठीक है। चलो अभी हम बात करते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डेफिनेशन की, ठीक है। तो उसके लिए अब हमको क्या लिखना होगा, सबसे पहले तो भाई ग्रेविटेशनल फॉर्मूला जो हमने अभी अभी सीखा, ठीक है, मैं रेड ही चूज करती हूँ, ये तो फिर पर्पल तुम्हें ज़्यादा नहीं दिखेगा। तो देखो हम लोगों ने अभी तक ग्रेविटेशनल जो फोर्स है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसका जो हमने फॉर्मूला देखा है, वो फॉर्मूला क्या है, जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये हमने अभी तक फॉर्मूला देखा है। इफ़ आई वॉन्ट टू नो द जी हेयर, तो हमारे पास एक ही काम बचता है, हम क्या करें, हम इन दोनों ही बॉडीज़ का जो मास है उसे 1 kg कर देते हैं। ये जो आर है, दोनों बॉडीज़ के बीच की दूरी, इनके सेंटर्स के बीच की जो दूरी है उसे हमने क्या कर दिया, 1 मीटर कर देते हैं। तब हमें जो है इस जी के बारे में पता चलेगा, ठीक है। सो लेट्स डू इट। सो सी, इफ m1 इज इक्वल्स टू m2 इज इक्वल्स टू 1 kg, हमने पुट कर दिया, r बराबर 1 kg, तब क्या होगा, तब f इज बराबर टू g हो जाएगा ना। f इज इक्वल्स टू कैपिटल G होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे देखो f इज g, क्यों, क्योंकि ये 1 ये 1 ये 1 सब 1, तो 1 तो 1 ही रहेगा, राइट। सो वी कैन से कि ये जो फोर्स है तब g के बराबर हो जाता है। मतलब अगर दो बॉडीज हैं, ठीक है, अगर दो बॉडीज हैं 1 kg मास की दो बॉडीज हैं, और उन्हें हमने 1 मीटर की दूरी पे रख दिया, 1 मीटर के डिस्टेंस पे अगर हम उनको पुट कर दें, तब इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसकी वैल्यू इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बराबर होगी, ठीक है। तब हम लोग जो है इसे कह सकते हैं, नाउ वी कैन डिफाइन द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हाउ, universal gravitational constant may be defined as the force of attraction between two bodies of unit masses separated by unit distance apart। बस सिंपल, सिर्फ सब चीज़ों को 1 1 1 1 पुट करो और गेट द वैल्यू ऑफ द जी। लेकिन उसके अलावा आई विल बी टेलिंग यू द एक्चुअल वैल्यू ऑफ दैट जी, ठीक है, वो भी मैं तुम्हें बताऊंगी, बट पहले तुम इसे नोट करो, ठीक है। फर्स्ट नोट इट आउट।
चलो अभी तुम लोगों ने अभी इसका डेफिनेशन देखा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स यूनिट कि उस डेफिनेट सी बात है इसकी कुछ ना कुछ यूनिट तो होगी, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट द यूनिट्स। देखो तो यूनिट्स ऑफ जी की हम बात करते हैं, व्हाट इज दैट, हम लोग किस तरीके से यूनिट निकाल सकते हैं। सिंपल, तुम्हें पता है यूनिट निकालने के लिए तुम्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें सिंपली क्या करना पड़ेगा, पहले तो फोर्स का फॉर्मूला लिख दो, जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब हम अगर इसे यूनिट निकालना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है, जी को अकेला कर दो, ठीक है, आर को दूसरे तरफ ले जाओ, m1 m2 को दूसरे तरफ ले जाओ, जी को अकेला कर दो, ठीक है। तो जब तुम जी को अकेला करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें मिलेगा एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2, ये चीज़ तुम्हें मिलेगी। अब तुमको ये बात पता है कि भाई फोर्स जो है वो न्यूटन में मेजर करते हैं, आर जो डिस्टेंस है वो मीटर में मेजर करते हैं, m1 m2 जो है वो मास है तो केजी में मेजर करते हैं, ये बात तो हमको पता है। अब जब हमें बाकी सबकी यूनिट्स पता चल गई तो अब हमें जी की भी पता चल जाएगी, ठीक है। सो यू नीड टू डू इट कि भाई जो जी होगा वो क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, तो दिस इज द यूनिट ऑफ जी, समझे। आ गई है जी का वैल्यू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, लेकिन ये जो यूनिट आई है वो किस में आई है, एसआई यूनिट, ठीक है। सो यू नीड टू मेक श्योर दिस इज व्हाट, दिस इज द एसआई यूनिट। और सीजीएस में हम लोग कैसे लिखेंगे, सब कुछ सीजीएस में लिख दो, मिल जाएगा अपने आप। सीजीएस में देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ, है ना, सीजीएस में क्या होगा, जी बराबर होगा डाइन, बिकॉज फोर्स की जो यूनिट है सीजीएस यूनिट वो क्या होती है, डाइन होती है, ठीक है। सो इट वुड बी डाइन, मीटर की जगह पे आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर और केजी की जगह पे आ जाएगा ग्राम स्क्वायर। सो डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर वुड बी द यूनिट, सीजीएस यूनिट एक्चुअली ऑफ दिस जी, ठीक है। तो अब हमें यूनिट पता चल गई, लेट्स टॉक अबाउट इट्स वैल्यू, व्हाट इज इट्स वैल्यू, इतना ज़्यादा सस्पेंस क्यों होता है इस वैल्यू को लेके। देखो वैल्यू बताने की कोशिश करती हूँ, तो वैल्यू के लिए भी तुम्हें दो वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है, एक तो तुम्हें एस आई मिलेगी और एक तुम्हें कितना मिलेगी, जी मिलेगी, ठीक है। सो यू नीड टू मेक श्योर कि तुम लोग क्या करो, यहाँ पे देखो, ठीक है, देखो यहाँ ये हमारे पास एस आई है, सो वी वुड बी गेटिंग दी एस आई वैल्यू डिफरेंट एंड वी विल बी गेटिंग द सी जी एस वैल्यू डिफरेंट, ठीक है। तो बेसिकली आई विल बी टेलिंग यू मोर थिंग, मैं तुम्हें एक और गजब की चीज बताऊंगी इसके बारे में, जस्ट अ सेकेंड, पहले मैं ना ये छोटे छोटे रेज कर दूं। देखो जो अगर हम एस आई यूनिट की बात करते हैं, अगर मैं एस आई यूनिट में इसका वैल्यू लिखना चाहूँ, सो व्हाट आई वुड बी राइटिंग 6.67 इंटू 10 की पावर -11, ठीक है, फिर आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। So this is the value of gravitational constant in SI unit, ठीक है। SI यूनिट में क्या होगा, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। रिमेंबर यहाँ पे -11 पे ध्यान देना, क्योंकि अब मैं सीजीएस लिखने जा रही हूँ, ठीक है। सीजीएस के अंदर इसका वैल्यू क्या होगा, सीजीएस सिस्टम में इसका वैल्यू होगा 6.67 इंटू 10 की पावर -8, ठीक है, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे तुमने एक बात ध्यान में दिखी कि ये जो 6.67 है ना, ये 6.67 ये नहीं चेंज हुआ, चेंज कौन हुआ, यहाँ पे चेंज हुआ एक्चुअली दीज वैल्यू -11 एंड -8। क्यों, क्योंकि बेटा हम लोगों ने यूनिट डिफरेंट कर दी ना, मीटर की जगह सेंटीमीटर कर दिया। अब अगर मैं 1 मीटर लिखती तो सेंटीमीटर में मुझे 100 सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा, तो चेंज तो होगा ही ना, 10 की पावर्स तो चेंज होंगी। सो देखो यहाँ पे तो हमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली, वो इंटरेस्टिंग चीज़ क्या पता चली कि ये जो जी की वैल्यू है एक्चुअली ये किसी और चीज़ पे जो है डिपेंड नहीं करती, जैसे ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। वैक्यूम में जो इसकी वैल्यू है वही हमारे अर्थ पे भी इसकी वैल्यू है, सो इस पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है, मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, कुछ भी मीडियम हो, पानी हो, है ना, एयर हो, वैक्यूम हो, कुछ और हो, ठीक है, तो उस पे ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये उस पे डिपेंड नहीं करता, बट इट डिपेंड्स ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट। तुम खुद से देखो, जब हम ऐसा ही सिस्टम यूज कर रहे थे वी आर यूजिंग अ डिफरेंट वैल्यू, और जब हम सीजीएसटी सिस्टम यूज कर रहे थे वी आर यूजिंग अ डिफरेंट वैल्यू। तो ये जो वैल्यूज हैं ये एक्चुअली में जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये एक्चुअली में किस पे डिपेंड कर रहा है, सिस्टम ऑफ यूनिट पे डिपेंड कर रहा है,
रिमेंबर, सिस्टम ऑफ यूनिट पे डिपेंड करता है। ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, वो भी पता है किस में आया था, मेडिकल में आया था, ठीक है। तो यू नीड टू मेक श्योर कि ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है किसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, इट डिपेंड्स ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड करता है। सो अगर तुम नोट करना चाहो तो तुम नोट भी कर सकते हो, बिल्कुल नोट कर सकते हो, तो फटाफट कर ही लो तुम इसे नोट, ठीक है। और इस पॉइंट को भी लिखना मत भूलना दैट द वैल्यू ऑफ दिस जी डिपेंड्स ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स, नॉट ऑन एनी मीडियम, ठीक है। चलो देखो, अभी तुमने इतनी सारी बातें नोट कर ली, ठीक है, इतनी सारी बातें तुमने नोट कर ली हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली में तुमको अब पता चल चुका है कि अगर तुम्हारे पास दो बॉडी मासेस, तुम्हें पता हो उनके बीच का डिस्टेंस पता हो, यू कैन कैलकुलेट दी फोर्स बिटवीन दैम, राइट, तुम कर सकते हो ऐसा। अब देखो तुम्हारे पास जी का वैल्यू, सदा याद रखो इसे, सदा मतलब हमेशा याद रखो, ठीक है। ये वैल्यू 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर दिमाग में बिल्कुल घुस जानी चाहिए, छप जानी चाहिए। बिकॉज देखो, बिकॉज तुम जो भी क्वेश्चन करने वाले हो ना, अभी जो तुम क्वेश्चन करने वाले हो वो सबके सब इन पे बेस्ड होंगे। ग्रेविटेशन लॉ पे बेस्ड होगा तो मतलब ये जी तो यूज आएगा ही आएगा। अगर तुम्हें जी का पहले से ही वैल्यू याद होगी तो तुम्हारे दिमाग पे स्ट्रेस कम होगा, ठीक है। सो मेक श्योर यू रिमेंबर इट, ठीक है। उसके अलावा देखो, चलो अभी हम जो आगे पढ़ते हैं और एक्चुअली में हम देखते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। किसके कैरेक्टरिस्टिक्स? ग्रेविटेशनल फोर्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इसके भी कुछ ना कुछ यानी प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। तो वी टॉक अबाउट दैट प्रॉपर्टी, किस पे डिपेंड करता है, किस पे नहीं करता, कैसे वैल्यू चेंज होती है, कैसे नहीं होती, वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट टू। सो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ये जो चीजें मैं तुम्हें बता रही हूँ ना बिल्कुल दिल में बस जानी चाहिए तुम्हारे, ठीक है। ये ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो ये छोटी छोटी बातें, ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं ये सारे के सारे जो भी कैरेक्टरिस्टिक मैं तुम्हें बताऊंगी, लेकिन क्वेश्चन के अंदर चुपचाप से लिख देंगे, छोटा सा मतलब बिल्कुल तुम्हें छोटा सा हिंट वगैरह कुछ दे देंगे और वहां पे तुम भूल जाओगे और तुम गलत करके आ जाओगे। सो यू नीड टू मेक श्योर कि तुम हर इस कैरेक्टरिस्टिक, हर एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक को समझो, ठीक है, वाई दिस इज हैपनिंग, ताकि जब तुम क्वेश्चन करने बैठो तो ये सारी बातें तुम्हारे पहले से ही क्लियर हो दिमाग में, तो तुम क्वेश्चन इजीली कर पाओगे, समझे। तो देखो पहला जो है, पहला ये कहता है ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू बॉडीज फॉर्म एन एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, दैट इज द forces are equal in magnitude but opposite in direction, they are not balanced, right, they are the action and reaction. What is that? कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है, let me tell you that, ठीक है। क्यों हम इसे एक्शन एंड रिएक्शन पेयर बोलते हैं? देखो एक बॉडी है, ठीक है, दूसरी बॉडी है, इस वाली बॉडी ने क्या किया, दूसरे वाली बॉडी को अपनी तरफ खींचा, ठीक है। आपको पता है ये ग्रेविटेशन जो फोर्स है ये किसकी वजह से होता है? दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ मास, जस्ट बिकॉज ऑफ मास, ठीक है। अगर किसी बॉडी के पास मास है तो मतलब वो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है, बट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं करता होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम्हारे घर में अलमीरा है, वो रखी हुई है, राइट, पर क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि अलमीरा का बहुत सारा मास होगा? बिल्कुल मास होगा, अलमीरा का मास होगा। एंड डू यू नो दैट कि वो जो अलमीरा है जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स मास वो तुम पे एक फोर्स लगाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या तुम्हें पता है ये बात? वो अलमीरा तुम पे फोर्स लगाएगी, वो अलमीरा तुम्हारे बेड पे फोर्स लगाएगी, वो अलमीरा तुम्हारे विंडो पे फोर्स लगाएगी, जिस भी चीज के पास मास है वो सब पे फोर्स लगाएगी। क्यों? क्योंकि उसके पास खुद के पास मास है, समझे। तो जिस भी बॉडी के पास अगर मास है तो मतलब वो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये लगाएगा दूसरे बॉडीज को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। लेकिन ये जो अट्रैक्शन है ये इतना सफिशिएंट होना चाहिए भाई, क्योंकि देखो तुम मुझे एक बात बताओ, तुम जो है बॉल ऊपर फेंकते हो वापस आती है कि नहीं आती? कौन अट्रैक्ट करता है? धरती माता अट्रैक्ट कर रही है, किसकी वजह से? उसके मास की वजह से। धरती, हमारी अर्थ का मास इतना ज्यादा है कि वो दूसरी चीजों को अट्रैक्ट कर सकती है, समझे। तो अगर किसी बॉडी को ये अट्रैक्शन दिखाना है ना, ये प्रूव करना है दैट अलग दूसरी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, तो उसको उतना ही मास करना पड़ेगा पहले जितना धरती माता का है,
समझे? तो उतना मास अगर होगा तभी जाके चीजें अट्रैक्ट होंगी। सो जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जब हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे पता है क्या हो रहा है, एक बॉडी अपने मास की वजह से दूसरे बॉडी को अपने तरफ खींचती है, समझे? तो ये वाली जो बॉडी है, अगर मैं इसका नाम ए दे दूं, ठीक है, ये है ए नाम की बॉडी, इसका मास है m1, ये अपने m1 मास की वजह से दूसरी m2 को अपनी तरफ खींचेगी, अपनी तरफ खींचेगी। तो ये बॉडी इस बॉडी को अपनी तरफ खींचेगी, ठीक है। दूसरे ये बॉडी कुछ कम नहीं है, ठीक है। अब देखो एक्शन क्या हुआ कि इस बॉडी ने, ए बॉडी ने इस बी बॉडी को अपनी तरफ खींचा बिकॉज ऑफ इट्स मास, उसके पास मास है, खींचेगी, ठीक है। तो देखो ए के पास मास है, अपने मास की वजह से उसने बी को अपनी तरफ खींचा, ठीक है। तो यहाँ पे जब उसने अपनी तरफ खींचा तो ये क्या है, एक्शन, समझे? ये है एक्शन, और ये एक्शन किसके ऊपर हो रहा है, बी के ऊपर हो रहा है, समझे? अब हम बात करते हैं रिएक्शन। अब बी कौन से चुप रहने वाली है, ये मेरे को खींच रही है अपनी तरफ, तो ये जो उसने सोचा कि मुझे भी इसे खींचना है, समझे? तो इसने क्या किया, इस ए को अपनी तरफ खींचा, इस ए को अपनी तरफ खींचा। सो इवेंचुअली यहाँ पे क्या बात हुई कि ये बी ने एज अ रिएक्शन दिया, क्यों, ए ने बी को अपनी तरफ खींचा, तो ये एक्शन, बी ने ए को अपनी तरफ खींचा, रिएक्शन, समझे? तो एक्शन एंड रिएक्शन दो डिफरेंट बॉडीज हैं। एक्शन एक पे एक्ट हो रहा है, इस पे एक्शन एक्ट हो रहा है, इस पे रिएक्शन एक्ट हो रहा है। सो बोथ एक्शन एंड रिएक्शन एक्चुअली वर्किंग ऑन डिफरेंट बॉडीज, टू बॉडीज, सो वी कैन से दे आर फॉर्मिंग अ पेयर, ठीक है। अब ये बात तो हम लोगों ने देख ही ली कि इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा एक्चुअली इसी से तो कैलकुलेट करेंगे, तो दोनों का जो फोर्स है आएगा तो सेम ही वैल्यू, सो फोर्स वुड बी इक्वल, बट तुम देख सकते हो डायरेक्शन अलग अलग है, फोर्स वुड बी इक्वल बट यू कैन सी द डायरेक्शन आर डिफरेंट। ये ए वाली बॉडी उधर की तरफ फोर्स लगा रही है, बी को अपने तरफ खींच रही है, ये बी वाली बॉडी ए को अपनी तरफ खींच रही है, तो इधर की तरफ फोर्स लगा रही है, तो फोर्स तो अलग अलग लगा रही है, लेकिन इनका जो वैल्यू है, इन दोनों के बीच के फोर्स का जो वैल्यू है वो तो इसी से कैलकुलेट होगा, तो वो तो सेम होगा। सो फोर्स इज सेम बिटवीन दीज टू बॉडीज बट अपोजिट इन डायरेक्शन, दैट्स व्हाई दे आर बिहेविंग एज इन एक्शन एंड रिएक्शन, समझे? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, एक्शन एंड रिएक्शन की तरह बिहेव कर रहे हैं। सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्चुअली में जो है वो एक्शन एंड रिएक्शन पेयर बनाता है। रिमेंबर दैट दिस इज अ डीप थिंग, और बहुत छोटी बात है ये, ठीक है, बहुत जल्दी भूलने में भी आती है, ठीक है। सो यू नीड टू रिमेंबर कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है एक्चुअली में दिस इज एक्शन एंड रिएक्शन। एक बॉडी दूसरे बॉडी पे एक्शन करती है, दूसरे बॉडी पहली वाली बॉडी पर रिएक्शन देती है कि भाई तुमने मुझको खींचा तो मैं भी तुमको खींचूंगी, ठीक है। इस तरीके से ये अट्रैक्शन को एज एन एक्शन एंड रिएक्शन पेयर प्रेजेंट करती है, ठीक है। चलो ये हुई पहली कैरेक्टरिस्टिक। अब हम बात करते हैं दूसरे कैरेक्टरिस्टिक की। सो द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इज gravitation force is a central force, that is it acts along the line joining the centers of the two interacting bodies। ये क्या है, सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स मतलब कि ये जो फोर्स है ये दो बॉडीज के सेंटर्स पे अप्लाई होता है, ठीक है। सो इट विल बी वर्किंग अलोंग द लाइन जो कि इन दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन करती है, ठीक है। एक बॉडी है, देखो एक बॉडी है, ठीक है, इसका सेंटर और इसके सेंटर से कनेक्टेड दूसरी बॉडी, तो इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो सिर्फ इसी लाइन पे ही होगा, समझे? तो मतलब ये जो बॉडी है ये दूसरे को अपनी तरफ खींच रही है, ये वाली बॉडी इसको अपने तरफ खींच रही है, तो ये जो फोर्स लग रहे हैं दिस इज जस्ट अलोंग दिस लाइन। ऐसा नहीं होगी कि ये बॉडी इधर से फोर्स लगा देगी, नहीं, ये बॉडी इधर से फोर्स लगा देगी, नहीं, दिस इज जस्ट अलोंग द सेंट्रल लाइन, वो लाइन जो इन दोनों के ही सेंटर्स को ज्वाइन करती है, समझे? तो मानो बॉडी अगर ऐसे नहीं है, ठीक है, लेट्स से तीसरी बॉडी यहाँ है, इसका सेंटर यहाँ है, तो इन दोनों का फोर्स कुछ इस तरीके से लगेगा, सेंटर टू सेंटर लाइन ज्वाइन करना पड़ेगा, उसके अलोंग हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। सो रिमेंबर ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स, ठीक है, ये हमेशा किसके अलोंग एक्ट करता है, दिस ओनली एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू बॉडीज,
ठीक है, तो ये जो है हमारा सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है कि ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये नहीं ग्रेविटेशनल फोर्स एक्चुअली, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये एक सेंट्रल फोर्स है, समझे। चलो अभी हम क्या करते हैं, थर्ड वाले पे पहुंचते हैं। सो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या कहता है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द इंटरवेनिंग मीडियम। इंटरवेनिंग मीडियम का मतलब कि भाई ये जो दो बॉडीज हो, ठीक है, लेट्स से दो बॉडीज को मैंने क्या किया, पानी में रख दिया, ठीक है, और उसके बाद इन दोनों के ऊपर एक दूसरे की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स इन पे एक्ट होना चाहिए था वो कैलकुलेट किया, ठीक है, सेम आया। अब हम देखते हैं कुछ ना कुछ वैल्यू तो आई होगी, ठीक है, चलो आ गई, ठीक है। अब क्या किया, उसी को उठा के हमने कैरोसिन में रख दिया, सेम सिस्टम, एज इट इज मास एज इट इज डिस्टेंस, और उसको कैरोसिन में रख दिया। कैरोसिन अलग मीडियम है, पानी अलग मीडियम था, ठीक है। उसके बाद हमने कैलकुलेट किया कि कैरोसिन में रखने के बाद जो उन्हें मिल रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज वो सेम है। दैट मीन्स ये जो मीडियम है जहाँ पे ऑब्जेक्ट्स रखी जाती हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, उस मीडियम का कोई इफेक्ट नहीं होता ऑन द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है एक्चुअली में उसको किसी भी मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी मीडियम। वैक्यूम में कैलकुलेट कर लो, एयर में कैलकुलेट कर लो, पानी में कैलकुलेट करो, कैरोसिन में कर लो, सॉलिड्स में कर लो, एनीबडी कहीं पे भी कर लो, ठीक है, बट इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स वुड बी द सेम टू बॉडीज। अगर तुमने जब तक बॉडी के मासेस को चेंज नहीं किया है, जब तक तुमने इन दोनों के बीच का, दो बॉडीज के बीच के डिस्टेंस को चेंज नहीं किया है, तब तक आई वुड बी सेइंग कि भाई तब तक तो ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज नहीं होगा, ठीक है। सो तुम्हें एक नई बात पता चली कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दिस इज इंडिपेंडेंट, भाई मीडियम के इंडिपेंडेंट होता है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी मीडियम। ऑलराइट, नोट दिस 3 पॉइंट्स एंड देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द फोर्थ वन, राइट। चौथे हमें 9 पॉइंट्स डिस्कस करना है, राइट। सो दीज आर द 3 वन, लेट्स राइट देम आउट फास्ट ताकि हम फोर्थ को भी करें फटाफट से। चलो, सो लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ वन। फोर्थ क्या कहता है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ द अदर बॉडीज। मतलब तुमको क्या लगता है कि अगर कोई तीसरी बॉडी आ जाएगी तो फोर्स चेंज हो जाएगा? नो। देखो मैं तुम्हें बताती हूँ क्यों। देखो लेट्स से ये है पहली बॉडी जिसका मास है m1, ये है दूसरी बॉडी जिसका मास है m2, और यहाँ पे प्रेजेंट है कहीं पे तीसरी बॉडी जिसका नाम है m3, जिसका मास है m3, ठीक है। m1, m2, m3 तीन मासेस की बॉडीज हैं, ठीक है। अब तुम मुझे एक बात बताओ कि m1 और m2 के बीच का जो फोर्स है उसे मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी? F G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ठीक है। अगर मुझे m1 m2 के बीच का फोर्स कैलकुलेट करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करना है, तो आई विल बी डायरेक्टली राइटिंग द फॉर्मूला, पुटिंग द वैल्यूज एंड कैलकुलेटिंग इट, सिंपल। तो मुझे ये जो फोर्स है इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो पता चल जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस बॉडी जो कि यहाँ प्रेजेंट है, क्या ये कोई इफेक्ट डाल रही है? तो मुझे बताओ इनमें से कुछ भी ऐसा है जो इस पे डिपेंड करता है? क्या ये जो R है क्या वो इस चीज पे डिपेंड कर रहा है, इस मास पे डिपेंड कर रहा है कि भाई इसका बीच में कुछ आ गया तो यहाँ से कहीं हम लोग मेजर करेंगे? क्या ऐसा कुछ है? नहीं, राइट। अगर हम मासेस की बात करें तो इसका मास और इसका मास वही सेम टू सेम, कुछ चेंज हुआ नहीं। तो बेसिकली चाहे कुछ भी हो, ये तीसरी बॉडी कुछ भी नहीं कर सकती। वो दो बॉडीज के प्रेजेंट भी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उस पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालती। जैसे अगर हम बात करें हमारे प्लैनेट्स की, है ना, तो तुमको क्या लगता है कि भाई, तुमको ऐसा क्या लगता है कि तुमको ऐसा क्या लगता है कि भाई अर्थ का और सन का, ठीक है, इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, तो अगर बीच में से वीनस अगर चला जाए तो क्या होता होगा? कुछ चेंज होता होगा क्या? तुम्हें अब तक कुछ ऐसा फील हुआ धरती पे कुछ चेंज आया, उसका स्पीड कम ज्यादा कुछ ऐसा कुछ हुआ? नहीं। चाहे वीनस आए, मार्स आए, जुपिटर आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। सारे के सारे, तुम खुद देखो, सन के चारों तरफ सारे के सारे प्लैनेट्स मूव करते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी सब अपने अपने रास्ते पे मूव करते हैं, सब अपना अपना फोर्स लग रहा है, किसी को किसी और से कोई मतलब नहीं है, अर्थ को वीनस से कोई मतलब नहीं है, वो कैसा भी मूव करे,
राइट, उस पर थोड़ी ना कोई इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। अगर उसने कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया तब जरूर इफेक्ट पड़ेगा, बट जब तक नॉर्मली सब चल रहा है, ठीक है, तब तक तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब कि जो अट्रैक्शन फोर्स अर्थ और सन के बीच में है, उस अट्रैक्शन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा किसी और बॉडी के प्रेजेंस की वजह से, ठीक है। मरकरी भी प्रेजेंट है सन और अर्थ के बीच में, है ना, वीनस भी प्रेजेंट है, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। इसका मतलब उनके प्रेजेंस से अर्थ के और सन के अट्रैक्शन के बीच में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो दैट मीन्स कि जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये किसी तीसरे बॉडी का प्रेजेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उनके बीच का जो था वो वैसा का वैसा ही अट्रैक्शन रहेगा, ठीक है। दैट वॉज द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। फिफ्थ की बात करते हैं। फिफ्थ क्या कहता है, ग्रेविटेशन फोर्स इज नेग्लिजिबल इन केस ऑफ लाइट बॉडीज। रिमेंबर, लाइट बॉडीज, यहाँ पे जो है अपनी असली बात आती है, मतलब हमारी धरती की बात, अपनी बात आती है। बट बिकम्स अप्रिशिएबल इन केस ऑफ मासिव बॉडीज लाइक स्टार्स एंड प्लैनेट्स। देखो, जब तक मास कम है ना, तब तक कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे कि तुम आराम से बैठ के अपना जो है काम कर रहे हो, बट तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी अलमीरा तुम पे एक अट्रैक्शन फोर्स लगाती है। तुम्हें कुछ पता चला नहीं? क्यों? क्योंकि उस बेचारे का मास बहुत ही कम है, तो उसका अट्रैक्शन फोर्स बिल्कुल नेग्लिजिबल है। तुम्हें पता ही नहीं कि वो एग्जिस्ट भी कर रहा है कि नहीं, बट इट इज देयर, बहुत ही कम है बट है, समझे। लेकिन अगर उसी अलमीरा का मास अर्थ के मास के बराबर हो जाए तो तुम उसके तरफ खींचे चले जाओगे, बिकॉज उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा बिकॉज ऑफ इट्स मास, ठीक है। तब बहुत दिक्कत हो जाएगी, समझे। तो अगर लाइट बॉडीज जो होती हैं उनके मास क्योंकि कम होता है, लाइट बॉडीज है, कम मास है, तो ड्यू टू दैट वो दूसरे बॉडीज पे बहुत ही कम फोर्स लगा पाती है, ठीक है। वहीं अगर किसी बॉडी का मास बहुत ज्यादा है, लाइक प्लैनेट, कितना ज्यादा मास है, तो वो क्या करेगा, दूसरे बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सकता है, ठीक है। इवन अगर दूसरी वाली बॉडी का मास कम हुआ तो उसको अट्रैक्ट भी कर सकता है, जैसे हमारी अर्थ करती है। छोटी छोटी बॉडीज है, जैसे बॉल को ऊपर फेंका तो बॉल बेचारी कितने मास की होगी, बहुत ही कम मास की होगी, अर्थ के कंपैरिजन में तो बहुत ही कम है, तो वापस यहीं आ जाती है, नीचे आ जाती है बॉल, है ना, ऊपर थोड़ी जाती है। आप उसको ऊपर फेंको वापस नीचे आएगी, क्यों? छोटी सी है, उसमें कम मास है, नहीं खींच पाती अर्थ को अपनी तरफ, क्या करे, नहीं कर पाती है वो, राइट, बिकॉज ऑफ इट्स मास। सो ये क्या खेल है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्चुअली में क्या खेल है, ये सिर्फ मास का खेल है, ठीक है। मास अगर कम होगा तो इसका मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैसा होगा, कम होगा। मास अगर ज्यादा होगा तो मतलब ये जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है ये बहुत ज्यादा होगा और दूसरे बॉडीज को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा, समझे। तो अगर भाई तुमको जो है ऐसा कुछ बनना है कि भाई मुझे अर्थ के जैसा बनना है कि सारी चीजें मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, बॉल ऐसे कोई दूर में फेंकूं वापस तुम्हारे तरफ ही आ जाए, राइट। अगर तुम ऐसा चाहते हो तो तुम्हें अपना मास अर्थ के मास के बराबर करना पड़ेगा। अगर तुम ऐसा कर पाए तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, ग्रेविटेशनल फोर्स तुम्हें दिखाई देगा, विजुअली दिखाई देगा, ठीक है। अब देखो, हम बात करते हैं क्वेश्चन क्या, हमारे सिक्स्थ की बात, सिक्स्थ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक की बात। देखो, ग्रेविटेशन फोर्स इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स, ठीक है। दैट इज ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज इफेक्टिव इवन इफ देयर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इज वेरी लार्ज। लेट्स टॉक अबाउट द सन एंड द अर्थ अगेन। तुम खुद सोचो, सन और अर्थ के बीच में कितना ज्यादा डिस्टेंस है, इतना ज्यादा डिस्टेंस वहां पर है एक्चुअली में। सो यू कैन अंडरस्टैंड भाई, इतने दूर होने के बावजूद भी अगर जो सन है वो धरती पे फोर्स लगा के उसको अपनी तरफ पुल करके रख सकता है, खुद से बाइंड करके रख सकता है, तो खुद से सोचो भाई कितना लॉन्ग रेंज फोर्स होगा। सही बात है कि नहीं? अब तुम खुद सोचो, सन, यूरेनस, नेपच्यून, इनको भी तो कर रहा है ना पुल, इन पे भी तो फोर्स लगा रहा है ना, तो मतलब वो इतनी दूर दूर तक इस फोर्स को, उसका इफेक्ट देखा जा सकता है, दूर दूर तक ये दूर दूर वाली जो चीजें हैं उनको अपनी तरफ बाइंड करके रख सकता है। सो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो रेंज है बहुत ज्यादा है, इट्स अ लॉन्ग रेंज फोर्स, ठीक है। मतलब दूर दूर तक ये फोर्स एग्जिस्ट करता है एक्चुअली, ठीक है। बल्कि अगर हम बात करें जैसे कि तुम और तुम्हारी अलमीरा कितने पास पास हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सो इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स, ठीक है। इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स ड्यू टू विच वी कैन से कि भाई दूर दूर तक प्रेजेंट जो बॉडीज हैं उन पे भी मासिव बॉडीज क्या कर सकती हैं, बहुत ज्यादा दूर तक ये ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर सकती हैं,
ठीक है, सो रिमेंबर इट, वेरी गुड। और यहाँ पे देखो कितना इंपॉर्टेंट चीज़ तुम्हें बताइए, तुम्हें पता है अभी जैसे हम ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जैसे मास ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द मून, रेडियस ऑफ द मून। सो बेसिकली तुम्हें 3 का याद रखना है, ठीक है। तुम्हें किन किन का याद रखना है? तुम्हें मास ऑफ द अर्थ याद रखना है, ठीक है, तुम्हें मास ऑफ द सन याद रखना है, तुम्हें मास ऑफ द मून याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा तुम्हें इन तीनों की रेडियस याद रखनी है, ठीक है, रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द मून, रेडियस ऑफ द सन, ठीक है। ये 6 इंफॉर्मेशन तुम्हें याद रखनी है, धीरे धीरे तुम्हें जो है सामने आते जाएंगी, है ना। तो अभी तो अपन आगे चलते हैं, अभी हम देखते हैं 7th कैरेक्टरिस्टिक, उसका इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है। सो 7th वाला क्या कहता है? ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, मतलब ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, पाथ पे डिपेंड नहीं करता का मतलब ये जो फोर्स है एक्चुअली में ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, कोई फर्क नहीं पड़ता बॉडी कहाँ से कहाँ जा रही है, बट सिर्फ उन दोनों के बीच का जो है डिस्टेंस मेजर करते हैं, बस वही चीज़ जो है डिपेंडेंट है। बाकी ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दिस डज नॉट डिपेंड ऑन एनी पाथ, बॉडी को तुम कहीं से भी कहीं लेकर चले जाओ, ग्रेविटेशनल फोर्स अगर उन दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम है तो इट वुड बी सेम, ठीक है। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि अर्थ क्या करती है, चारों तरफ रिवॉल्व करती है, राइट। तो अर्थ अपना पोजीशन चेंज कर रही है, बट क्योंकि सन और अर्थ का डिस्टेंस इज द सेम, दैट्स व्हाई उन दोनों के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स इज द सेम। वो रोटेट कर रही है, वो अपना पाथ चेंज कर रही है, वो दूर जा रही है, ईस्ट जा रही है, वेस्ट जा रही है, बट उन दोनों के बीच में डिस्टेंस इक्वल है, तो दैट मीन्स उन दोनों के बीच का फोर्स इक्वल है। बस इस फोर्स को ना तो मीडियम से कोई मतलब है, ठीक है, ना तो कोई पाथ से मतलब है, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। 8th की बात करते हैं। 8th कैरेक्टरिस्टिक क्या कहता है? डिस्टेंसेस आर ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी। ये एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ये एक वार्निंग है, वार्निंग हम लोग ले सकते हैं। वार्निंग क्यों ले सकते हैं भाई? ये है एक वार्निंग। ये वार्निंग क्यों है ऐसी? क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे मार्क्स गए, समझे? तो तुम्हें रिमेंबर करना है डिस्टेंसेस आर ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडीज, बॉडीज के सेंटर से तुम्हें डिस्टेंस मेजर करना है, रिमेंबर दिस। अगर तुमने नहीं किया तो भाई तुम्हारे मार्क्स जाएंगे, सो यू नीड टू रिमेंबर दैट, दिस इज अ वार्निंग, आई एम टेलिंग यू, दिस इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। चलो अभी हम 9th की बात करते हैं। द ग्रेविटेशन फोर्स इज ऑलवेज एन अट्रैक्टिव फोर्स। कभी ऐसा नहीं हुआ कि सन ने बोला अर्थ दूर चले जा, नोप्स, हमेशा सन ने अर्थ को अपनी तरफ ही पुल करने की कोशिश की है। अर्थ सीधे जाना चाहती थी अर्थ, और फिर सन क्या करता है, उसको पुल करता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से और उसे अपनी तरफ मोड़ लेता है। फिर वो सीधे जाना चाहती थी बट फिर अपने तरफ मोड़ लेता है। लेट मी टेल यू विद दी डायग्राम, डायग्राम से मैं तुम्हें बताती हूँ, ठीक है। देखो डायग्राम से मैं तुम्हें बताती हूँ, ये है सन, ठीक है, दिस इज अ सन, ऐसे ही बनाते हैं अपन, बचपन से ऐसे सीखते आए हैं, सन ऐसे ही बनता है ना। देखो उसके बाद ये है अर्थ, ये मैंने जो है नया सीखा है, ऐसे अगर हम बनाएंगे तो ये अर्थ लगेगा, है ना। तो ये है अर्थ हमारी, ठीक है, मैंने थोड़ी बड़ी बना दी है, छोटी होती है वैसे। अभी देखो ये अर्थ बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स ये क्या करती है, देखो हम ये बात जानते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन तो हर जगह होता है, राइट। तो मतलब ये जो हमारी अर्थ है वो बिल्कुल सीधे जाना चाहती है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, इसको चेंज नहीं करना अनलेस कोई फोर्स एक्ट ना हो। अब क्योंकि सन का ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे एक्ट होता है इसीलिए बेचारी मुड़ जाती है और एक सर्कुलर पाथ पे घूमते रहती है, वरना देखो ये क्या करती है, इसको सीधे जाने का मन है, हमेशा सीधे जाने का मन है, बिकॉज ये अर्थ, लेकिन ये जो सन है इसे अपनी तरफ खींच लेता है, तो ये वापस से अपने पाथ पे ऐसे मुड़ के फिर ऐसे खींच लेता है, तो बेचारी ऐसे ऐसे मुड़ मुड़ के ये इसी का चक्कर लगाते रहती है, ठीक है। वरना अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स मान लो किसी दिन अचानक से वैनिश हो गया तो हमारी अर्थ तो सीधे चल पड़ेगी बिल्कुल, ठीक है, उसको फिर सन से कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा क्योंकि अट्रैक्शन तो खत्म, राइट। तो अगर कभी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन कभी जिंदगी में स्टॉप हो गया, लेट्स से अचानक से खत्म हो गया, ठीक है, इमेजिन करो बस, ठीक है, वैसे होगा नहीं बट इमेजिन करो कि अगर ऐसा हो गया तो हमारी अर्थ सबको छोड़ छाड़ के सीधे निकल जाएगी और वैक्यूम में गुम, ठीक है, ना तो तब दिन होगा ना रात होगी, पता नहीं हम कैसे जिएंगे। Alright, so these are the characteristic, important characteristic and a warning, ठीक है, जो कि तुम्हें रिमेंबर करनी है अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये छोटी छोटी बातें हैं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये मार्क्स भी गंवाते हैं, ठीक है, यही चीजें हैं जो तुम्हारे मार्क्स को कम करने की कोशिश करेंगे। सो ऐसा तुम करने नहीं दोगे, है ना, तुम इन सबको याद रखोगे, है ना। सो मेक श्योर यू नोट देम डाउन एंड यू रिमेंबर देम, ठीक है। ऑलराइट,
So thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it, and do not forget to click on the bell icon so that you will remain notified for the upcoming videos. Also make sure कि भाई तुम homework करो, right? NLM का homework complete करना है, submit them on the Google Classroom, remember, and साथ ही साथ अब तुम gravitational के भी कुछ questions शुरू करो, है ना? तुम क्या करो, example से शुरू करो, gravitation के थोड़े questions शुरू करो ताकि बाद में तुम्हें load नहीं आए, साथ में NLM finish करो. Alright, that is the homework for you today. So thank you so much.